गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साध संगत आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां साध संगत हरी भरी खेतियां, पीपल का बड़ा सा पेड़ था। इसी गांव के किनारे एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहता था साध संगत जी प्रदीप। उसकी उम्र अभी 15 साल की थी, पर उसके चेहरे पर बचपन कब का गुम हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गंभीरपन था साध संगत, जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा लगता था। ये झोपड़ी कभी उसके माता पिता के साथ भरा पूरा घर हुआ करती थी साध संगत। आज से ठीक 2 साल पहले है साध संगत जी, एजे नामक बीमारी ने एक के बाद एक उसके माँ बाप को उससे छीन लिया था साध संगत। गांव के लोगों ने भी दूरी बना ली थी, मानो उसके साथ रहने वाली बीमारी उन्हें भी लग जाएगी साध संगत। किसी ने उसे अनाथ बच्चे की मदद करनी तक ठीक नहीं समझी साध संगत। प्रदीप पल भर में दुनिया के सबसे बड़े सन्नाटे में अकेला पड़ गया था। उसकी दुनिया उस मिट्टी की दीवारें तक सिमट कर रह गई थी साध संगत। प्रदीप को एहसास हो गया था कि साध संगत अब उसे अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। पेट की आग ने उसे बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। गांव में ही साध संगत राम सहाय नाम का एक दूध वाला था, जिसके पास कई भैंसें थी और दूध का छोटा मोटा धंधा था। प्रदीप ने उससे जाकर काम मांगा। राम सहाय ने उसकी उम्र कम देखकर पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर सस्ते में एक मजदूर मिलने के लालच में उसे रख लिया साध संगत। शुरुआत में काम आसान था। राम सहाय उससे सिर्फ भैंसों के बाड़े की सफाई करवाता, कभी कभार उन्हें लहनाने को कह देता साध संगत। एक काम जो वो रोज करवाता वो था चाय बनाना। प्रदीप दिन में 2 बार सुबह और शाम राम सहाय और उसके परिवार के लिए चाय बनाता। शुरू में प्रदीप को ये काम अच्छा लगता, कुछ पैसे मिल जाते जिससे उसका गुजारा चल जाता साध संगत। वो रोज शाम को अपनी झोपड़ी लौटता, चूल्हा जलाता और सोने से पहले अपने माँ बाप की याद में थोड़ी देर रो लेता साध संगत। राम सहाय ने उस पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सिर्फ सफाई नहीं, उसे भैंसों के लिए चारा डालना, उसका गोबर उठाना, लहनाना और फिर से बाड़े की सफाई करनी साध संगत। इन सब के बीच दिन में 2 बार चाय बनाना तो जैसे उनका नियम बन गया था। प्रदीप को पूरे दिन में फुर्सत नहीं मिलती थी। शाम को थका हारा अपनी झोपड़ी लौटता तो उसे अपने लिए भी रोटी बनानी पड़ती साध संगत। वो धीरे धीरे इस जीवन से दुखी होने लगा। उसका मन अब दूध वाले के यहाँ काम करने का नहीं करता था साध संगत। रातों को वो सोचता, अगर मैं यही काम करता रहा तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी साध संगत। मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन डर उसे वहीं जकड़े रखा साध संगत। वो सोचता, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो और कहाँ काम मिलेगा, बिना पैसे के जीवन कैसे चलेगा। यही सोचकर वो काम छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाता था साध संगत। कभी कभार कोई छोटी मोटी गलती हो जाने पर राम सहाय की डांट फटकार तो आम बात थी साध संगत। प्रदीप चुपचाप सह लेता, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था साध संगत। फिर एक दिन वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राम सहाय एक नई भैंस लेकर आया। उसने इस प्रदीप से कहा, इसकी खास देखभाल करना, ये दूध भी खूब देगी साध संगत। इसे अच्छा चारा देना और समय पर पानी पिलाना। प्रदीप ने ईमानदारी से उस नई भैंस की देखभाल शुरू की, पर किसी वजह से कुछ दिनों बाद भैंस की तबीयत बिगड़ने लगी।
वो दूध देना बंद कर चुकी सास संगत जी और खाना पीना भी छोड़ दिया था। प्रदीप ने राम सहाय को इसके बारे में बताया, पर उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। सास संगत जी आखिरकार एक सुबह वो भैंस मर गई। ये देखते ही राम सहाय का गुस्सा फूट पड़ा। वो प्रदीप पर चिल्लाया, अरे निकम्बे, तूने ही मेरी भैंस को मार डाला। तूने इसे कुछ गलत खिला दिया होगा। मैंने तुझ पर इतना एहसान किया, एक अनाथ को अपने साथ शरण दी, और तूने मेरा ही नुकसान कर दिया। गद्दार कहीं का। सास संगत जी प्रदीप ने उसे समझाने की कोशिश की। मालिक, मैंने तो उसे वही दिया जो आपने कहा था। मैंने कोई गलती नहीं की। पर राम सहाय की गुस्से से भरी नजरों के आगे उसके एक नई सुनाई दे सास संगत जी चुप। राम सहाय ने गरजते हुए कहा, मेरी नजरों से सामने से हट जा, आज ही निकल जाए यहाँ से। तेरे जैसे गद्दार को मैं और एक पल भी अपने यहाँ नहीं रख सकता। ये कहकर उसने प्रदीप को बुरा भला कहते हुए सास संगत काम से निकाल दिया। सास संगत जी उस दिन प्रदीप का दिल टूट गया। वो चुपचाप सिर झुकाए अपने मिट्टी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वो फूट फूट कर रोया। सास संगत उसके मन में तूफान उठ रहा था। मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया, कम पैसे मिलते थे तब भी कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी मालिक ने मुझे बुरा भला कहकर निकाल दिया। उसने मुझे गद्दार कहा। गद्दार? वो बहुत दुखी हो गया। सास संगत उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब वो क्या करेगा। सास संगत मुझे तो काम से निकाल दिया गया था, अब कौन उसे काम देगा। पूरी रात वो इसी उधेड़बुन में पड़ गया था। फिर रात के अंधेरे में ही उसने अपने आप से एक वादा किया। उसने सास संगत जी अपने आप से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह मैं गांव में ही कोई ना कोई काम ढूंढूंगा। अगली सुबह प्रदीप ने हिम्मत बांधी और गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। वो हर छोटे बड़े दुकानदार के पास गया, हर उस घर में पूछता रहा जहां थोड़ा बहुत काम होने की उम्मीद थी। किसी ने उसकी उम्र कम बताकर मना कर दिया, तो किसी ने पहले से ही मजदूर होने का बहाना बना दिया। गांव के बाहर की ओर जहां कुछ ईंटें बटे थे सास संगत, वहां भी उसे कोई काम नहीं मिला। सास संगत जी शाम होते होते उसका चेहरा उदासी से भर गया था। हर तरफ से मिली निराशा ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो बैठकर सोचने लगा, इस गांव में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची, यहाँ कोई मुझे काम नहीं देगा। उसकी नजर दूर क्षितिज पर पड़ी पहाड़ियों पर गई। सास संगत जहाँ से शहर की ओर जाने वाली सड़क निकली थी। एक फैसला उसके मन में पक्का हो गया। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब उसे गांव छोड़कर शहर जाना ही होगा। उस रात उसने अपने थोड़े से सामान की एक छोटी सी पोटली बांधी। उसके पास जो कुछ भी बचे खुचे पैसे थे उन्हें एक पुराना कपड़े में बांधकर अपनी कमीज की जेब में रख लिया। सास संगत सुबह होते ही वो गांव के कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। बिना सास संगत पीछे मुड़कर देखे उसका दिल भारी था, पर कदम एक नई उम्मीद की तलाश में बढ़ रहे थे। कई घंटे की पैदल यात्रा के बाद वो शहर की सीमा में दाखिल हो गया। सास संगत आसपास के भीड़ भाड़, तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर और ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वो थोड़ा घबरा गया, पर सास संगत उसने अपने आप को समझाया कि अब यही उसकी नई दुनिया है। उसने तय किया कि वो सास संगत जी ऐसा कोई काम ढूंढेगा जिसके उसके खोने पीने का सास संगत गुजारा हो सके। वो पूरे दिन शहर की सड़कों पर काम की तलाश में भटकता रहा। दुकानें, होटलें, ढाबे के बाहर उसने पूछताछ की, पर हर जगह उसे मना ही सुनने को मिला। सास संगत
कहीं जगह नहीं थी साथ संगत, पर कहीं उसकी उम्र और अनाथ होने की बात सुनकर लोग पीछे हट जाते साथ संगत। शाम होते होते वो थक कर चूर हो गया था और निराशा से भर गया था साथ संगत। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो शहर के बस स्टैंड पर जा पहुंचा। रात होने वाली थी साथ संगत और बसें आ जा रही थी साथ संगत। साथ संगत जी, वो बस स्टैंड के फुटपाथ पर अकेला बैठ गया और अब देखने लगा। वो सोच रहा था रात तो हो चुकी है, मैं सोऊंगा कहाँ। जैसे जैसे रात गहराई, साथ संगत जी बस स्टैंड सुनसान होने लगा था। उसने देखा कि कुछ भिखारी और बेघर लोग फुटपाथ पर ही सो रहे थे। उन्हें देखकर उसे भी हिम्मत मिली और वो भी वहीं एक कोने में लेट गया। भूख और थकान व्याकुल था। वो आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह वो भूख से बेचैन होकर उठा साथ संगत। उसके पास जो थोड़े पैसे बचे थे उससे उसने एक ठेले वाले से चाय पी और कुछ बिस्किट खाया साथ संगत। फिर वो साथ संगत काम की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते वो शहर के बाहरी इलाके में एक ढाबे के पास पहुंच गया साथ संगत। उसने हिम्मत जुटाई और ढाबे के मालिक से बोला, मालिक, क्या आपके यहाँ कोई काम है? ढाबे के मालिक ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो एक मोटा सा आदमी था जिसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक कठोरता झलक रही थी। उसने पूछा, काम तो है, पर तुम क्या कर सकते हो? प्रदीप ने झट से जवाब दिया, मैं बर्तन धो सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ, कोई भी मेहनत का काम कर सकता हूँ। मालिक ने सोचा, बर्तन धोने वाले की तलाश तो थी ही, ये लड़का सस्ता भी पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, रख लेता हूँ। काम है साथ संगत बर्तन धोने का, साथ संगत जी ढाबे की सफाई का। सुबह चाय बिस्किट और रात को खाना मिलेगा। कुछ पैसे महीने के अंत में दूंगा। साथ संगत प्रदीप खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, चलो कुछ तो काम मिल गया। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। ढाबे वाले ने कहा, चल फिर लग जा काम पर। पीछे बर्तन पड़े, उन्हें जल्दी से साफ कर। प्रदीप ने बिना देर किए बर्तन साफ करने शुरू कर दी। बर्तन धोने के बाद उसने शाम को ढाबे के बाहर झाड़ू लगाई और फिर रात को जो बर्तन इस्तेमाल होते उन्हें साथ संगत धोकर रख दिया। जब ढाबा बंद होने का समय आया साथ संगत, तो मालिक ने बचा कुचा खाना प्रदीप को दिया, ले खा ले। खाते समय ढाबे वाले ने पूछा, रहते कहाँ हो? साथ संगत जी प्रदीप ने सच सच बता दिया, मैं गांव से आया हूँ, यहाँ का कोई ठिकाना नहीं है। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम ढाबे के बाहर ही इस होटल पर सो जाना। प्रदीप रात को ढाबे के बाहर पड़ी टेबल पर लेट गया। आसमान की ओर देखती हुए उसने अपने आप से कहा, चलो काम तो मिल गया और एक वक्त का ही सही खाना भी मिल गया। अब कोई चिंता नहीं। अगली सुबह प्रदीप जल्दी उठ गया। उसने ढाबे के आसपास झाड़ू लगाई, टेबल साफ की और जैसे जैसे ग्राहक आने लगे बर्तन गंदे होते गए। साथ संगत जी प्रदीप ढाबे के पीछे बैठकर बर्तन धोता रहा। वो पूरी लगन और मेहनत से ढाबे पर काम करता। उसकी मेहनत और लगन को देखकर ढाबे का मालिक भी खुश होता था। कुछ दिनों के बाद एक रात जब ढाबा बंद करने का समय था, तो ढाबे वाले ने कहा, प्रदीप बेटा, तू बहुत मेहनती है, दिल से काम करता है। प्रदीप थोड़ा खुश हुआ और बोला, मालिक, छोटी सी उम्र में ही समझ में सीख लिया साथ संगत कि मेहनत और लगन से ही काम करना चाहिए। ढाबे वाले ने उसकी मेहनत देखकर साथ संगत जी ढाबे वाले ने उसकी बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा है बेटा। इसी तरह प्रदीप को ढाबे पर काम करते हुए 2 महीने बीत गए। उसने ईमानदारी और मेहनत से ढाबे पर अपनी एक अच्छी पहचान बना ली थी। फिर एक दिन की बात है,
ढाबे पर भीड़ थी और साथसंगत प्रदीप को 2 गुना काम करना पड़ रहा था। वो जल्दी जल्दी बर्तन धोकर आता और ग्राहकों को खाना भी देने लगा, क्योंकि जो 2 नौकर खाना परोसते थे वो भी व्यस्त थे। एक टेबल पर 4 लोग बैठे हुए थे। जिस टेबल पर सिर्फ प्रदीप के खाना दे रहा था, ग्राहकों ने खाना खाया और प्रदीप से पानी लाने को कहा। प्रदीप पानी लेकर देने गया और ठीक उसी समय पीछे से मालिक की आवाज आई, प्रदीप बर्तन धो। साफ बर्तन खत्म हो गए। साथसंगत जी, प्रदीप बर्तन धोने चला गया। वो ग्राहकों की टेबल का हिस्सा लगाना भूल गया। वो बर्तन धोकर जब वापस आया तो देखा कि वो ग्राहक जा चुके थे। साथसंगत, प्रदीप को पता ही नहीं चला कि उन्होंने पैसे दिए थे या नहीं, क्योंकि उसने कभी टेबल पर किसी को खाना नहीं दिया था। साथसंगत, उसका काम तो बस बर्तन धोने और सफाई का था। तभी एक नौकर ने प्रदीप से कहा, प्रदीप ला दे उस टेबल के पैसे जो ग्राहक देकर गए। प्रदीप हैरानी से बोला, कौन से पैसे? मुझे तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। वो नौकर ये बात मालिक को जाकर बता दिया। प्रदीप और वो नौकर प्रदीप से पूछने लगे, पैसे कहाँ हैं जो वो देकर गए? साथसंगत जी, मालिक ने गुस्से में कहा, गद्दार, पैसे दे। मैंने तुझे काम दिया, पनाह दी और तूने गद्दारी की। साथसंगत जी, प्रदीप ने मालिक से बहुत कुछ कहा। मालिक, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो उनकी टेबल पर खाना दिया और फिर बर्तन धोने चला गया। जब आपने कहा, जब मैं बर्तन धोकर आया तो वो ग्राहक जा चुके थे। प्रदीप की बात सुनकर ढाबे वाले ने कहा, इसकी तलाशी लो। दूसरे नौकर ने तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला। साथसंगत, नौकर ने कहा, इसने कहीं छुपा दिए होंगे पैसे। ढाबे वाला बोला, सही कह रहा है तू। चल प्रदीप, तू निकल यहाँ से, अब तेरे लिए कोई काम नहीं यहाँ। साथसंगत, मुझे ईमानदार लोग चाहिए, गद्दार नहीं। साथसंगत जी, मोहन का दिल फिर से टूट गया। साथसंगत जी, उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कपड़े की पोटली उठाई और चल दिया। रात का समय था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो सोचने लगा, दूध वाले ने भी गांव में मुझे ऐसे ही निकाल दिया था और ढाबे वाले ने भी मुझे ऐसे ही निकाल दिया। वो बहुत परेशान था। वो सोच रहा था, चाहे किसी के लिए कितनी ही ईमानदारी से काम क्यों ना कर लो, आखिरकार वो तुम्हें गद्दार साबित कर ही देते हैं। साथसंगत, उसने ठान ली कि अब वो किसी के यहाँ अस्थायी काम नहीं करेगा। साथसंगत, पर फिर वो सोचने लगा, अगर काम नहीं करूँगा तो इस शहर में गुजारा कैसे करूँगा। बस उस रात वो यही बैठा बैठा सोचता रहा। उस रात प्रदीप के लिए बहुत लंबी थी। ढाबे वाले के अपराधों ने उसके अंदर तक झोड़ दिया था। साथसंगत, गद्दार शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, जैसे कोई कील उसके दिल में ठोक दिया हो। साथसंगत, वो रेलवे स्टेशन के बाहर एक फुटपाथ पर बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने दूध और ढाबे वाले के चेहरे तैर थे। साथसंगत, दोनों ने उसकी ईमानदारी और सवाल पर सवाल उठाया। साथसंगत, दोनों ने उसे बिना किसी साबित के दोषी ठहराया था। एक गहरी निराशा ने उसे घेर लिया। फिर निराशा साथसंगत जी गुस्से में बदलने लगी थी। साथसंगत, जहाँ एक गरीब अनाथ लड़के की इज्जत की कोई कीमत नहीं थी, उसने अपने आप से एक वादा किया, बस अब मैं किसी के साथसंगत जी यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। साथसंगत जी, अब कोई मुझे गद्दार कह पाएगा। साथसंगत जी, पर सवाल फिर वही था, अगर नौकरी नहीं करूँगा तो साथसंगत जी पेट कैसे पालूंगा। यही बैठे बैठे उसकी नज़र सुबह होते ही खुलने वाली दुकानों पर पड़ी। साथसंगत, उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी लगा रहा था। साथसंगत,
वो चूल्हा जला रहा था, बर्तन निकाल रहा था और देखते ही देखते उसके चाय पीने वालों की कतार लग गई। ये नजारा प्रदीप के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। चाय, उसने अपने मन में कहा। मैं तो दूध वाले के यहाँ रोज चाय बनाता था, मुझे चाय बनाने आती है। अगर ये आदमी चाय बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये विचार उसके लिए एक रोशनी की किरण था। साथ संगत, अपनी चाय की टपरी उसकी जगह जहाँ कोई उसे डांट नहीं सकता था, कोई उस पर झूठे इल्जाम लगा नहीं सकता था। साथ संगत, उसके चेहरे पर महीनों तक की एक सच्ची मुस्कान खिल गई, लेकिन उत्साह जल्द ही हकीकत के सामने फीका पड़ने लगा था। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।